Now today's lecture we are going to discuss the eighth part of unit 1, and in this part we will cover the topic. First topic will be today is phase change material for energy conversion. The second topic of this lecture will be steam power cycle, and in the third topic, introduction of gas power cycle, we will discuss some gas power cycle based processes like isochoric, isobaric and isentropic processes. We will discuss about the three gas power cycle processes in the third topic of today's third topic, that is introduction to gas power cycle. Initially we will start with the topic phase change material for energy conversion. फेज चेंज मटेरियल फॉर एनर्जी कन्वर्जन बेसिकली होता क्या है? फेज चेंज मटेरियल वो मटेरियल होते हैं जो एक काफ़ी लार्ज अमाउंट में, या आप कह सकते हैं बड़ी मात्रा में, हीट को स्टोर करते हैं या रिलीज़ करते हैं गुप्त ऊष्मा के रूप में, लेटेंट हीट के रूप में। ठीक है, फेज चेंज मटेरियल आर द मटेरियल स्टोर or release heat in a very large amount in the form of latent heat. फेज चेंज मटेरियल वो मटेरियल हैं जो कि एक बड़ी मात्रा में हीट को स्टोर अथवा रिलीज़ करते हैं लेटेंट हीट के फॉर्म में, गुप्त ऊष्मा के रूप में। और हीट की ये जो मात्रा होती है, जो अमाउंट होता है, जो एब्जॉर्ब या रिलीज़ होती है, वह मटेरियल की लेटेंट हीट, गुप्त ऊष्मा और उसका द्रव्यमान पर निर्भर करती है। द अमाउंट, ठीक है, द अमाउंट ऑफ हीट दैट इज एब्जॉर्ब और रिलीज आर m इंटू एल। m इज इक्वल टू मास एंड l इज इक्वल टू लेटेंट हीट। ठीक है, तो जो हीट की जो मात्रा जो एब्जॉर्ब या रिलीज़ होती है वो दो चीज़ पे डिपेंडेंट है, मटेरियल की लेटेंट हीट और मटेरियल का जो मास है, जो द्रव्यमान है। दैट्स वाई Q इज इक्वल टू m इंटू एल, वेयर m इज इक्वल टू मास एंड l इज इक्वल टू लेटेंट हीट। ठीक, तो फेज चेंज मटेरियल क्लियर हो गया। फेज चेंज मटेरियल वो मटेरियल है जो कि एक बड़ी मात्रा में हीट को स्टोर अथवा रिलीज़ करते हैं गुप्त ऊष्मा के रूप में, लेटेंट हीट के रूप में। फेज चेंज मटेरियल आर द मटेरियल्स स्टोर और रिलीज हीट इन अ वेरी लार्ज अमाउंट इन द फॉर्म ऑफ लेटेंट हीट। ठीक, और this depend on two factor, that is materials latent heat and the mass. That's why Q is equal to m into L, where m is equal to mass and L is equal to heat. ठीक, वे मटेरियल जो फेज चेंज मटेरियल के रूप में यूज़ किए जाते हैं उनकी गुप्त ऊष्मा और लेटेंट हीट बहुत अधिक होनी चाहिए। द मटेरियल used for phase change, their latent heat is very large in amount and large heat conductivity. मटेरियल जो फेज चेंज मटेरियल के रूप में यूज़ किए जाते हैं उनकी गुप्त ऊष्मा या लेटेंट हीट बहुत अधिक होनी चाहिए, साथ ही साथ उनकी ऊष्मा चालकता भी अधिक होनी चाहिए। नाउ इट इज़ वेरी क्लियर दैट phase change material are the material store or release heat in a very large amount in the form of latent heat. phase change material वो मटेरियल है जो एक बड़ी मात्रा में हीट को स्टोर अथवा रिलीज़ करते हैं इन द फॉर्म ऑफ लेटेंट हीट और गुप्त ऊष्मा। हीट की ये मात्रा जो ऑब्जर्व या रिलीज़ होती है
वो मटेरियल की लेटेंट हीट या गुप्त ऊष्मा और उसके द्रव्यमान यानी मास पर निर्भर करती है। देन फार्मूला विल बी Q इज इक्वल टू m इंटू एल, वेयर m इज इक्वल टू मास एंड L इज द लेटेंट हीट। और द मटेरियल यूज्ड फॉर फेज चेंज, जो मटेरियल फेज चेंज के लिए यूज़ होते हैं, देयर लेटेंट हीट इज़ वेरी लार्ज इन अमाउंट एंड लार्ज हीट कंडक्टिविटी। जो मटेरियल फेज चेंज के लिए यूज़ होते हैं उनकी ऊष्मा चालकता और गुप्त ऊष्मा दोनों बहुत अधिक होनी चाहिए। देयर लेटेंट हीट इज़ वेरी लार्ज इन अमाउंट एंड लार्ज हीट कंडक्टिविटी। इसके 3 एग्जाम्पल हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल इज़ पैराफिन वैक्सेस, जिसको हम मोम के नाम से जानते हैं। तो एग्जाम्पल ऑफ फेज चेंज मटेरियल्स आर, फर्स्ट एग्जाम्पल इज़ पैराफिन वैक्सेस। Second example, fatty acid that include capryloric, palmitic and stearic acids. And the third example of phase change material are hydrated salt. Now the second topic of today's lecture is steam power cycle. तो ये डायग्राम आप देख रहे हैं, ये डायग्राम 4 सेक्शन में बटा हुआ है, ठीक है, ABCD। तो A सेक्शन कंसिस्ट ऑफ ए बॉयलर, ए टरबाइन, ए कंडेंसर एंड ए पम्प। एंड B सेक्शन कंसिस्ट ऑफ स्टैक फ्यूल। आप देखेंगे वो उसमें वो कोयला जलाने के लिए एक हमारी वो है, ठीक है, वो फ्यूल कंबशन के लिए है, ठीक है, जहाँ से हम हीट बॉयलर को देते हैं। और सेकंड पार्ट इज़ बॉयलर, ठीक। सी में आप देखेंगे हमारा जो शाफ्ट है टरबाइन से कनेक्टेड और जनरेटर है। एंड द डी पार्ट कंसिस्ट ऑफ द कंडेंसर एंड द कूलिंग टावर। ये प्रोसेस हम कई बार समझ चुके हैं, कई बार पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो कैसे हम स्टीम पावर साइकिल, कैसे हम वेपर प्रोड्यूस करके टरबाइन के थ्रू हम बिजली प्रोड्यूस करते हैं। तो बेसिकली होता क्या है, वेपर पावर प्लांट्स जनरेट इलेक्ट्रिकल पावर बाय यूजिंग फ्यूल लाइक कोल, ऑयल और नेचुरल गैस। हम वेपर पावर प्लांट में फॉसिल फ्यूल यूज़ करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। दैट फॉसिल फ्यूल कैन बी कोल, ऑयल और नेचुरल गैस। The diagram of vapor power plant, as you can see in the above diagram, the entire power plant can be broken down into 4 major subsystems. As you can see, there are 4 major subsystems in this diagram: subsystem A, subsystem B, subsystem C and subsystem D. In subsystem A, that is energy conversion फ्रॉम हीट टू वर्क। अब हीट देखिए हम ले रहे हैं कोयला या गैस या हम ऑयल जला करके जो हीट प्रोड्यूस कर रहे हैं वो हम किसको दे रहे हैं, बॉयलर को दे रहे हैं, ठीक है। सब सिस्टम बी में एनर्जी सोर्स एंड वेस्ट रिमूवल रिक्वायर्ड टू वेपोराइज द वाटर। अब यहाँ पे क्या होगा, पानी को वेपोराइज किया जाएगा। जो हम हीट ले रहे हैं उससे क्या करेंगे, पानी को वेपर में कन्वर्ट करेंगे। इन सब सिस्टम सी इलेक्ट्रिक जनरेटर, जो कि टरबाइन से एक शाफ्ट के थ्रू जुड़ा रहेगा। जब वेपर हमारा टरबाइन में जाएगा और टरबाइन के जॉइंट ब्लेड्स हाई प्रेशर एंड सुपर हीटेड वेपर से जब रोटेट होगा तो इस शाफ्ट के थ्रू जनरेटर में जो मैग्नेटिक मूविंग कॉयल होगा वहाँ पे छोटे छोटे मैग्नेट लगे रहेंगे, वो तेज़ी से रोटेट होंगे और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। और फिर जो स्टीम एग्जॉस्ट होगा, जो वेपर एग्जॉस्ट होगा, वो कंडेंसर में आएगा। तो डी में आप देखेंगे सब सिस्टम डी कूलिंग वाटर सिस्टम है। तो ये कूलिंग टावर जो है ये क्या काम करेगा, इससे पानी जो है कंडेंसर पे आएगा और जो भी एग्जॉस्ट वेपर है उसको ये कंडेंस करके ठंडा करेगा। ठंडा करके वापस वो लिक्विड में, पानी में कन्वर्ट हो जाएगा।
और एक्सपेंशन वाल्व या पंप के थ्रू वापस वो बॉयलर में चला जाएगा। तो दिस इज़ द स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ द स्टीम पावर साइकिल। ठीक है, तो ये पावर प्लांट में स्टीम के थ्रू इस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है। द थर्मोडायनेमिक साइकिल in a subsystem A is called the Rankine cycle। ठीक है, सब सिस्टम ए में जो थर्मोडायनामिक साइकिल यूज़ होती है उसको हम रैंकिन साइकिल यूज़ करते हैं। सब सिस्टम ए कंसिस्ट ऑफ अ बॉयलर, टरबाइन, कंडेंसर एंड ए पंप। देखिए डायग्राम में एकदम क्लियर है। डायग्राम में सब सिस्टम ए कंसिस्ट ऑफ ए बॉयलर, टरबाइन, कंडेंसर एंड अ पंप। इसमें क्या होगा, जब हम गर्म करेंगे पानी को बॉयलर में तो वेपोराइजेशन होगा, वेपर होगा, स्टीम बनेगा। तो ये स्टीम क्या होती है, सुपर हीटेड हाई प्रेशर स्टीम ये बॉयलर से प्रोड्यूस होती है। तो सुपर हीटेड हाई प्रेशर स्टीम यहाँ से जाएगी हमारे टरबाइन में। टरबाइन में बड़े बड़े ब्लेड लगे रहते हैं जो सुपर हीटेड हाई प्रेशर स्टीम की वजह से क्या होता है, तेज़ी से रोटेट करते हैं टरबाइन में। जब वो रोटेट करते हैं तो उसमें एक शाफ्ट के थ्रू जनरेटर कनेक्टेड होता है जो कि सब सिस्टम सी में है। तो जब तेज़ी से ये टरबाइन के ब्लेड्स रोटेट होंगे तो उससे शाफ्ट कनेक्टेड होगा, शाफ्ट रोटेट करेगा। तो क्रैंक शाफ्ट के थ्रू जनरेटर में होता है, उसमें मैग्नेटिक मूविंग कॉयल होती हैं, छोटे छोटे मैग्नेट लगे रहते हैं, वो तेज़ी से रोटेट करते हैं और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। और फिर टरबाइन से जो स्टीम एग्जॉस्ट होगी वो एग्जॉस्ट होके कंडेंसर में जाएगी। कंडेंसर में क्या है, कूलिंग टावर के थ्रू, बड़े बड़े पाइप के थ्रू कंडेंसर को हम ठंडे पानी से कूल करेंगे, ठंडा करेंगे, तो वापस ये पानी में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर वो पानी को हम पंप के थ्रू पंप करके फिर बॉयलर में डाल देते हैं। तो इस तरीके से ये साइकिल चलती रहती है एंड दिस साइकिल इज़ नोन एज रैंकिन साइकिल विच वी डिस्कस इन द लेटर ऑफ दिस लेक्चर। ठीक, तो इसमें क्या होता है कि सब सिस्टम ए कंसिस्ट ऑफ ए बॉयलर, टरबाइन, कंडेंसर एंड ए पंप। Fuel burned in the boiler heats the water to generate superheated steam, that is subsystem B. This steam is used to run the turbine which powers the generator. Electrical energy is generated when the generator windings rotate in a strong magnetic field. Subsystem C जो मैंने आपको बताया कि जब शाफ्ट के थ्रू जनरेटर फिर जब रोटेट होगा तो उसमें क्या होता है, शाफ्ट से कनेक्टेड बहुत सारी मैग्नेटिक मूविंग कॉयल रहती है, उसमें तेज़ी से मूव करती है, तो उससे क्या होता है, मैग्नेटिक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। आफ्टर द स्टीम लीव द टरबाइन इट इज़ कूल टू इट्स लिक्विड स्टेट। ठीक है, जब टरबाइन से निकलेगी तो कंडेंसर में फिर ठंडे करके उसको फिर कंडेंस्ड बाय ट्रांसफरिंग हीट टू द कूलिंग वाटर सिस्टम, सब सिस्टम डी। उससे फिर हम उसको ठंडा कर लेंगे। ठीक है, और फिर ये प्रोसेस, ये साइकिल हमारी कंटिन्यूअस चलती रहेगी। वापस वही पानी फिर बॉयलर में चला जाएगा, वहाँ स्टीम बन के हाई प्रेशर सुपर हीटेड टरबाइन वेपर जो है स्टीम हमारा फिर टरबाइन में आ जाएगा। ठीक है, और फिर वो क्रैंक शाफ्ट रोटेट होगा जो कि टरबाइन के ब्लेड से कनेक्टेड होगा। तो फिर वो जनरेटर में जो मैग्नेटिक मूविंग कॉयल है उसको तेज़ी से रोटेट करेगा, तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी, फिर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। फिर एग्जॉस्टेड स्टीम हमारी क्या होगी, कंडेंसर में आ जाएगी। कंडेंसर में फिर कूलिंग टावर के थ्रू हम जो ठंडा पानी लाएंगे कंडेंसर में कंडेंस करेंगे। तो जैसे हम जानते हैं जब कंडेंस करते हैं तो गैस हमारा लिक्विड में बदल जाता है। तो फिर हमारी जो हाई प्रेशर स्टीम जो एग्जॉस्ट हो रही है, एग्जॉस्ट होकर के कंडेंसर में आएगी और यहाँ ठंडी होकर वापस पानी में आ जाएगी, फिर उसको हम वापस पंप कर देंगे बॉयलर में। तो ये साइकिल हमारी चलती जाएगी। दिस साइकिल इज़ नोन एज रैंकिन साइकिल। ठीक है, तो अब व्हाट इज, अब रैंकिन साइकिल को देखिए, आइडियल रैंकिन साइकिल का ये डायग्राम दिया हुआ है।
ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ 4 स्टेप्स में होती है प्रोसेस। ठीक है, तो द रैंकिन साइकिल इज एन आइडियल साइकिल इफ वाटर passes through the 4 components without irreversibility and pressure drops. The ideal Rankine cycle consists of the following 4 processes as shown in the TS diagram on the right. टेम्परेचर एंट्रोपी डायग्राम बना हुआ है राइट साइड में देखिए, और लेफ्ट साइड में ब्लॉक डायग्राम बना हुआ है, पंप, बॉयलर, टरबाइन। ठीक है, ये दिया हुआ है। ठीक, होता क्या है रैंकिन साइकिल में होती क्या है, ये एक आइडियल साइकिल है जिसमें पानी 4 स्टेप्स में 4 चरणों से होकर गुजरता है, जिसमें प्रेशर ड्रॉप नहीं होता है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। रैंकिन साइकिल में पानी 4 स्टेप्स में 4 चरणों में होकर गुजरता है और इसमें प्रेशर ड्रॉप नहीं होता है। ये 4 चरण जो 4 स्टेप्स हैं वो इस तरीके से हैं, 1 to 2, 1 से 2। देखिए इसमें क्या हो रहा है डायग्राम में, फ्रॉम 1 to 2 ये हो रहा है हमारा आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन इन ए पंप। ठीक, तो आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन इन ए पंप, इसमें क्या हो रहा है, इसमें इस स्टेप में एंट्रोपी कांस्टेंट है, प्रेशर ज़्यादा डालते हैं और हीट का आदान प्रदान सराउंडिंग से नहीं होता है, तो क्या होता है इसमें टेम्परेचर बढ़ जाता है। स्टेप 1 to 2 you can see in the block diagram as well as in the right side you can see in the TS, that is temperature entropy diagram. In the first step entropy will be constant and pressure will be more, so there will be exchange of heat from the, there will be no exchange of heat from the surrounding and temperature will increase. इस स्टेप में एंट्रोपी कांस्टेंट रहती है, प्रेशर ज़्यादा डालते हैं और हीट का आदान प्रदान सराउंडिंग से नहीं होता है, तो क्या होता है टेम्परेचर बढ़ जाता है। ठीक, अब नाउ यू कैन सी इन द 2 to 3, नाउ स्टेप 2 to 3, 2 से 3 में देखिए क्या हो रहा है, दिस प्रोसेस विल बी कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन इन अ बॉयलर। इसमें क्या हो रहा है, कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन इन द बॉयलर। सेकेंड स्टेप में हम क्या कर रहे हैं, सेकेंड स्टेप में 2 to 3 वाला जो स्टेप है उसमें हम क्या कर रहे हैं, इसमें प्रेशर कांस्टेंट रखते हुए हीट दी जाती है। तो हीट अभी क्या देंगे, Q1 हीट, जो हाई टेम्परेचर हीट देंगे वो क्या करेंगे, तो हम Q1, इसमें दबाव नियत मीन्स कांस्टेंट रखते हुए Q1 हीट दी जाती है स्टेप 2 to 3 में। नाउ इन द नेक्स्ट स्टेप दैट इज 3 to 4, 3 to 4 में देखिए ब्लॉक डायग्राम में क्या हो रहा है, बॉयलर से टरबाइन में जा रही है स्टीम। ठीक, 3 to 4 इधर देखिए TS डायग्राम में 3 to 4 स्टेप में क्या हो रहा है, इसमें हम क्या कर रहे हैं, भाप स्टीम या गैस एक्सपैंड हो रही है। गैस जो है जब टरबाइन में गई तो क्या हो रही है, गैस का एक्सपेंशन हो रहा है, तो एक्सपैंड होगी, बाहर से कोई हीट का आदान प्रदान अब नहीं हो रहा है। अब जब टरबाइन में गैस गई तो बाहर से कोई टेम्परेचर नहीं, देयर विल बी नो एक्सचेंज ऑफ हीट फ्रॉम सराउंडिंग, का कोई आदान प्रदान नहीं होगा, तो क्या होगा, अब टेम्परेचर कम हो जाएगा या गिर जाएगा और एंट्रोपी विल बी कांस्टेंट। ठीक, तो इन द थर्ड स्टेप दैट इज 3 to 4 इट इज आइसेंट्रोपिक expansion in the turbine. In this process the gas will expand and there will be no exchange of heat from surrounding, temperature will decrease and entropy will be constant। इस प्रोसेस में क्या होगा, आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन जो टरबाइन में होगा उसमें क्या होगा, भाप या गैस एक्सपैंड होगी
बाहर से कोई ऊष्मा या हीट का आदान प्रदान नहीं होगा, टेम्परेचर कम हो जाएगा और एंट्रोपी स्थिर या कांस्टेंट रहेगी। नाउ द लास्ट स्टेप दैट इज 4 to 1। ये कौन सी प्रोसेस है? इसमें कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन इन अ कंडेंसर। अब ठंडा करेंगे उसको तो क्या होगी? हीट हमारी क्या होगी? रिजेक्ट होगी टू द सराउंडिंग, सिस्टम से सराउंडिंग में जाएगी। तो इन द 4 to 1 दैट इज स्टेप 4 कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन इन ए कंडेंसर। इसमें क्या होगा कि प्रेशर में कोई भी कमी नहीं होगी, सिस्टम अपनी एनर्जी Q2 हीट रिजेक्ट करेगा। ठीक है, अब सिंक कोल्ड सिंक में चला जाएगा। ठीक है, तो अब Q2 हीट डिस्चार्ज होगी सराउंडिंग को, तो देयर विल बी नो चेंज इन द प्रेशर एंड द सिस्टम विल रिलीज Q2 एनर्जी दैट इज Q2 हीट रिजेक्टेड टू द सराउंडिंग। ठीक, प्रेशर में कोई कमी नहीं होगी। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, रैंकिन साइकिल, ठीक, जो कि हमारा इसमें हो रहा था बॉयलर से स्टीम जो हमारा टरबाइन में जा रहा है, टरबाइन में फिर वो ब्लेड को रोटेट करता है जिससे क्रैंकशाफ्ट के थ्रू जनरेटर जुड़ा रहता है, तो वो अपना इलेक्ट्रिसिटी उधर प्रोड्यूस होती है। लेकिन इस साइकिल में क्या हो रहा है? टरबाइन से एग्जॉस्टेड स्टीम फिर कंडेंसर में आ जाती है, जो कूलिंग टावर के थ्रू जो ठंडा पानी आ रहा है कंडेंस होके ठंडी हो रही है और पानी में कन्वर्ट हो रही है, फिर वो पंप के थ्रू वापस बॉयलर में भेजते हैं। तो ये जो साइकिल चल रहा है, दिस साइकिल इज नोन एज द रैंकिन साइकिल। द रैंकिन साइकिल इज एन आइडियल साइकिल इफ वाटर passes through the 4 components without irreversibility and pressure drops. The ideal Rankine cycle consists of the following 4 processes as shown on the TS diagram on the right. Now you can see the block diagram and the TS diagram. So step 1 to 2, that is first step, this is isentropic compression in the pump. पंप से कैसे बॉयलर में पानी दिया जा रहा है। तो इसमें हमारा क्या हो रहा है? रैंकिन साइकिल एक आइडियल साइकिल है जिसमें पानी 4 चरणों से होकर गुजरता है, जिसमें प्रेशर ड्रॉप नहीं होगा। तो पहले 1 to 2 में क्या हो गया? आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन इन ए पंप। तो इस चरण में क्या होगा? एंट्रोपी विल बी कांस्टेंट एंड प्रेशर विल बी मोर and there will be no exchange of heat from the surrounding, that's why temperature will be increased. इस चरण में एंट्रोपी स्थिर रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, प्रेशर ज़्यादा डालते हैं तो हीट का आदान प्रदान सराउंडिंग से नहीं होता है, तो क्या होगा? टेम्परेचर बढ़ जाएगा। नाउ इन द नेक्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप दैट इज 2 to 3। तो 2 to 3 से देखिए जो हो रहा है डायग्राम में, दिस इज कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन इन बॉयलर। इसमें प्रेशर कांस्टेंट रखते हुए हीट दी जाती है, Q1 हीट दी जाती है इसमें। ठीक है, द प्रेशर विल बी कांस्टेंट एंड हीट विल बी गिवन टू द सिस्टम। नाउ थर्ड टू फोर्थ प्रोसेस दैट इज आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन इन ए टरबाइन। तो इसमें क्या होगा? भाप गैस एक्सपेंड होगी टरबाइन में और बाहर से कोई हीट हम नहीं आदान प्रदान करेंगे। टेम्परेचर क्या होगा? गिर जाएगा जैसे जैसे गैस एक्सपेंड होगी और एंट्रोपी विल बी कांस्टेंट। ठीक, तो अब लास्ट स्टेप दैट इज 4 to 1। तो 4 to 1 में क्या हो रहा है? इट इज़ कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन इन ए कंडेंसर। अब जब स्टीम एग्जॉस्ट होकर टरबाइन से बाहर निकलेगी स्टीम और कंडेंसर में जाएगी और उसको कूलिंग टावर से ठंडा पानी लेके हम ठंडा करेंगे, तो प्रेशर में कोई कमी नहीं होगी। सिस्टम अपनी एनर्जी क्या करेगा? रिलीज़ करेगा, तो Q2 हीट रिजेक्ट करेगा। तो दिस इज़ द कंप्लीट रैंकिन साइकिल। नाउ we will discuss some gas power cycles. In this we will discuss about 3 processes. ठीक है, तो introduction to gas power cycle. Thermodynamic cycle is basically a sequence of processes
performed on a system that eventually returns the सिस्टम टू इट्स ओरिजिनल स्टेट। तो कोई भी थर्मोडायनामिक प्रोसेस होती है, मान लेते हैं वो 4 स्टेप में होती है, तो होता क्या है, जो पहला स्टेप होता है तो लास्ट स्टेप भी उसी पे जाके ख़त्म होता है। तो ये एक कंप्लीट साइकिल हो जाती है जिसको हम थर्मोडायनामिक साइकिल कहते हैं। जहाँ से शुरू किया था उसी ओरिजिनल स्टेट पे बाद में आ जाती है। तो गैस पावर साइकिल्स आर थर्मोडायनामिक साइकिल्स विच यूज़ एयर एज द वर्किंग फ्लूइड। गैस पावर साइकिल एक थर्मोडायनामिक साइकिल होती है जो कि वर्किंग फ्लूइड में हवा, एयर को यूज़ करती है। ए गैस पावर साइकिल में कंसिस्ट ऑफ हीट ट्रांसफ़र, वर्क ट्रांसफ़र, प्रेशर वेरिएशन, टेम्परेचर वेरिएशन, वॉल्यूम वेरिएशन एंड एंट्रोपी वेरिएशंस। एक गैस पावर साइकिल में क्या क्या एक्टिविटी हो सकती है, उसमें हीट ट्रांसफ़र हो सकता है, वर्क ट्रांसफ़र हो सकता है, प्रेशर वेरी कर सकता है, प्रेशर वेरिएशन होता है, टेम्परेचर वेरिएशन होता है, वॉल्यूम वेरिएशन हो सकता है और एंट्रोपी वेरिएशन हो सकता है। इन ए गैस पावर साइकिल द सोर्स ऑफ हीट सप्लाई एंड द सिंक फॉर हीट रिजेक्शन आर कंसीडर टू बी एक्सटर्नल टू द वर्किंग फ्लूइड। ठीक है, तो इस बेसिस पे हम 3 प्रोसेसेस पढ़ेंगे। ये 3 प्रोसेसेस हमारी होंगी, आइसेंट्रोपिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस एंड आइसोबारिक प्रोसेस। We will discuss in gas power cycle 3 processes. First one will be isentropic process, second will be isochoric process and third will be isobaric process. So now let's start with the first process in gas power cycle, that is isentropic process. Now as you can see in the TS diagram, in isentropic process, in thermodynamics, an isentropic process is an idealized thermodynamic process that is both adiabatic and reversible. ठीक, the work transfer of the system are frictionless and there is no transfer of heat or matter. ठीक है, इसमें ये आइडियल प्रोसेस है। इसमें मान के चला जाता है कि कोई भी this process will be frictionless process, there will be no loss of energy। तो क्या होगा, एंट्रोपी विल बी कांस्टेंट। जिस तरीके से गई प्रोसेस, जैसे 1 से 2 गई वैसे ही 2 से 1 पे रिटर्न हो गई एंड देयर विल बी नो लॉस ऑफ एनर्जी। जबकि प्रैक्टिकली दिस इज़ नॉट पॉसिबल, कुछ ना कुछ एनर्जी लॉस तो होगा ही। लेकिन ये मान के चलते हैं, ये आइडियल प्रोसेस, इसमें मान के चलते हैं कि दिस सिस्टम इज फ्रिक्शनलेस एंड देयर इज नो ट्रांसफर ऑफ हीट और मैटर। इन थर्मोडायनेमिक्स एन आइसेंट्रोपिक प्रोसेस इज एन आइडियलाइज्ड thermodynamic process that is both adiabatic and reversible. The work transfer of the system are frictionless and there is no transfer of heat or matter। ठीक है, तो फिर क्या हो जाएगा, इन दिस प्रोसेस देयर विल बी नो चेंज इन एंट्रोपी, मीन्स डेल्टा एस इज इक्वल टू क्यू बाई टी। अब क्या है, एनर्जी में कुछ हो नहीं रहा है, एडियाबेटिक प्रोसेस है, तो देयर इज़ नो एक्सचेंज ऑफ हीट। तो फॉर Q इज इक्वल टू 0 बिकॉज इट इज़ ए एडियाबेटिक प्रोसेस, वी हैव डेल्टा S इज इक्वल टू 0, तो S रिमेन्स कांस्टेंट। इसके एग्जांपल है पंप्स, गैस कंप्रेशर, टर्बाइन एंड नोजल। ठीक, एक बार मैं फिर रिपीट कर देता हूँ। In isentropic process, the thermodynamics and isentropic process is an idealized process। इसमें मान के चलते हैं in this thermodynamic process that is both adiabatic and reversible, the work transfer of the system are frictionless and there is no transfer of heat or matter। तो Q 0, in this process there will be change in entropy। Why? Because ds is equal to q by t and there is no exchange of heat। For q is equal to 0,
that is adiabatic process, we have delta S is equal to 0, तो S will remain constant. इसके एग्जाम्पल्स हैं पंप, गैस कंप्रेसर, टरबाइन एंड नोजल्स. नाउ द सेकेंड प्रोसेस इज आइसोकोरिक प्रोसेस. आइसोकोरिक प्रोसेस में क्या होता है? एन आइसोकोरिक प्रोसेस also this process is called as constant volume process, an isovolumetric process or an isometric process. आइसोकोरिक प्रोसेस को हम कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस भी कहते हैं क्योंकि इसमें वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है, और इसको एन आइसोवॉल्यूमेट्रिक प्रोसेस भी कहते हैं, और इसको आइसोमेट्रिक प्रोसेस भी हम कहते हैं. ठीक है, तो इन आइसोकोरिक प्रोसेस ऑल्सो कॉल्ड कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस, एन आइसोवॉल्यूमेट्रिक प्रोसेस और एन आइसोमेट्रिक प्रोसेस is a thermodynamic process during which volume of the closed system undergoing such a process remain constant. तो आप ये PV डायग्राम देखिए, प्रोसेस A से प्रोसेस B के बीच, A से B जा रहा है. A is the initial state of the process and B is the final state of the process. तो इसमें क्या हो रहा है? प्रेशर जो है इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है, और वॉल्यूम कांस्टेंट है. ए से बी में देखिए वॉल्यूम कांस्टेंट है और प्रेशर इंक्रीज हो रहा है. तो इसमें तो आइसोकोरिक प्रोसेस में क्या हो रहा है? वॉल्यूम इज इक्वल टू कांस्टेंट. तो इसमें होता है हीट गिवन टू सिस्टम इज़ यूज टू इंक्रीज इंटरनल एनर्जी. इसमें जो हम हीट देंगे सिस्टम को, तो चूँकि वॉल्यूम नहीं बढ़ रहा है, लेकिन उसका क्या होगा? इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएगा. तो इसमें क्या खतरा है? इसमें एक्सप्लोजन कैन अकर बिकॉज वी आर गिविंग हीट टू द सिस्टम बट द वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम विल रिमेन कांस्टेंट. तो इंटरनल एनर्जी विल बी इंक्रीज, तो द चांसेस ऑफ एक्सप्लोजन इज़ देयर. ठीक, तो इसमें एक्सप्लोजन होने की, बॉम्ब वगैरह जो बनाते हैं, तो बॉम्ब इज़ बेस्ड ऑन द आइसोकोरिक प्रोसेस. उसमें क्या होता है? टेम्परेचर देते हैं, लेकिन उसका हीट देते हैं, उसको हीट देते हैं और उसका वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है. तो उससे क्या होता है? उसका इंटरनल एनर्जी बढ़ जाता है. तो इंटरनल एनर्जी बढ़ने से विस्फोट हो सकता है. तो डेल्टा V इज इक्वल टू 0 बिकॉज वॉल्यूम इज़ कांस्टेंट. तो W इज इक्वल टू हो जाएगा P डेल्टा V. इसका एग्जाम्पल है आइडियल गैस. ठीक, इंक्रीज इन एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू इंक्रीज इन टेम्परेचर एंड प्रेशर इज अ रिजिड कंटेनर. द टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑफ गैस विल इंक्रीज बट वॉल्यूम विल रिमेन सेम. एक बार मैं फिर से बता देता हूँ आपको. ठीक, आइसोकोरिक प्रोसेस, इसको हम इसको कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस भी कह सकते हैं क्योंकि इसमें वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है. इसको हम आइसोवॉल्यूमेट्रिक प्रोसेस भी कह सकते हैं, इसको हम आइसोमेट्रिक प्रोसेस भी कहते हैं. एज यू कैन सी इन द PV डायग्राम, द पॉइंट A इज इनिशियल स्टेट इन दिस प्रोसेस एंड B इज द फाइनल स्टेट. नाउ यू कैन सी दैट वॉल्यूम इज कांस्टेंट बट प्रेशर इज increases. ठीक है, तो undergoing such a process volume will remain constant. V is equal to constant. In this process heat is given to a system is used to increase internal energy. तो उससे क्या होगा? इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएगा. ठीक है, और वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा. प्रेशर ज़्यादा देंगे तो हमारा क्या होगा? इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएगा, जिससे कि एक्सप्लोजन कैन अकर, विस्फोट होने के चांसेस हैं. तो जो बम वगैरह बनाते हैं वो आइसोकोरिक प्रोसेस पे ही बेस्ड होता है. तो डेल्टा V विल बी 0 एंड W इज इक्वल टू प्रेशर इनटू डेल्टा V. इसका एग्जांपल है आइडियल गैस. उसमें क्या होता है? इंक्रीज इन एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू इंक्रीज इन टेम्परेचर एंड प्रेशर इन ए रिजिड
container, the temperature and pressure of gas will increase but volume will remain same. तो आइसोकोरिक प्रोसेस में क्या हो गया हमारा, वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा. नाउ द थर्ड एंड द लास्ट प्रोसेस इज आइसोबारिक प्रोसेस. ठीक, इन यू कैन सी इन द डायग्राम, PV diagram, the volume is increasing but the pressure is constant. So in isobaric process the pressure will remain constant. Now you can see in this diagram, A is the initial process, B is the final process. Now you can see VA to VB, the volume is increasing but P is constant. So an isobaric process is a thermodynamic process in which the pressure stay constant, means delta P is equal to 0. So the heat transfer to the system does not work but also change the internal energy of the system. Q is equal to du plus W, where W is equal to work, U is internal energy, Q is equal to heat, and W is equal to P delta V. Again I am repeating the isobaric process. An isobaric process is in thermodynamic process, the thermodynamic process in which the pressure stay constant. ठीक है, इसमें क्या होगा, प्रेशर कांस्टेंट रहेगा और वॉल्यूम बढ़ेगा. An isobaric process is a thermodynamic process in which the pressure stay constant. ठीक, means delta P is equal to 0. The heat transfer to the system does work but also change the internal energy of the system. इसमें हीट जो है ट्रांसफ़र सिस्टम को काम करेगा. The heat transfer to the system does work, काम करेगा, लेकिन but also change the internal energy of the system. लेकिन internal energy जो सिस्टम का है वो चेंज हो जाएगा. Now you can see through this formula, Q is equal to delta U plus W, where W is equal to work and U is equal to internal energy, Q is heat and W is equal to P into डेल्टा V. इसका एग्जाम्पल आप समझ सकते हो, पानी जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे हीट देके हम गर्म करते हैं. पानी को हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे हीट देके गर्म करते हैं. तो जब भाप बनता है तो क्या होता है, वॉल्यूम बढ़ जाता है. पानी को जब हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे हीट देके गर्म करते हैं तो क्या होता है, भाप बनता है, स्टीम बनता है, तो उसका क्या है, वॉल्यूम बढ़ जाता है और इंटरनल एनर्जी भी बढ़ जाती है. ठीक, तो आइसोबारिक प्रोसेस का एग्जाम्पल है कि एग्जाम्पल में आप चाहो तो इसको लिख सकते हो एग्ज़ाम में कि जब हम पानी को एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, प्रेशर जो होगा वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर रहेगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे हीट देके गर्म करते हैं तो वो किस में होगा, वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, स्टीम में, पानी भाप में बनेगा. तो क्या होगा, उसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा और इंटरनल एनर्जी भी बढ़ जाती है. ठीक है, तो Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस W. तो डेल्टा U क्या है, इंटरनल एनर्जी जो उसकी, U इंटरनल एनर्जी है, डेल्टा U, तो डेल्टा U बढ़ जाएगा हमारा. ठीक है, तो दिस इज द थर्ड प्रोसेस, दैट इज isobaric process. Now next lecture will be the last lecture of this unit. In that unit we will discuss about the Otto cycle, that is Protol cycle, diesel cycle and Breton cycle.